हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस, जिसमें आज हम सीखेंगे कि यदि मेरे पास एक चार्ज्ड स्फीयर है या चार्ज्ड वायर है या चार्ज शीट है या दो पैरेलल शीट हैं, तो इनके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एकदम आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम पर जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके स्कूल में, आपके एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये भी आज हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी ब्रीफिंग मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि भाई ये जो हमारा है ये लेक्चर नंबर 11 है। मैंने आपसे कहा था गॉस थ्योरम एक लेक्चर में नहीं ही हो पाएगी, तो हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले 10 लेक्चर आ चुके हैं इस चैप्टर पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस एकदम लाइन से मिल जाएं, तो उसके लिए आपको एक काम करना है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, उसमें आपको मिल जाएंगे सभी लेक्चर्स की लिंक। लेकिन कुछ बच्चे डिस्क्रिप्शन ना ढूंढ पाए, तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में फिजिक्स की, क्लास 12 फिजिक्स की जो हमने प्लेलिस्ट बना दी गई है, और इस साल के जो लेटेस्ट लेक्चर हैं ये इसमें अपलोड करे जा रहे हैं। बिल्कुल लाइन से इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हर जो वीडियो है उसकी पीडीएफ नोट्स भी मिलते रहे, साथ साथ जो है बिल्कुल डायरेक्ट अटैचमेंट हमारा बना रहे, हाँ, तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल आप जाएं टेलीग्राम पे और सर्च करें अभिषेक साहू सर फिजिक्स, अभिषेक साहू सर फिजिक्स। यहां पर जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको अभिषेक साहू सर फिजिक्स सर्च करने से मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करें, सभी पीडीएफ वगैरह आपको यहां पर मिलती रहेंगी हर एक सेशन की। इसके साथ साथ आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकॉन को हिट नहीं किया, सब्सक्राइब के पास वाली घंटी, तो उसको जरूर से दबा दो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेंगी। पूरा सिलेबस हम खत्म करने वाले हैं 12th का, और एकदम शानदार तरीके से खत्म करें, कुछ भी नहीं छूटेगा। वन शॉट, एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन सब खत्म करने वाले हैं। ओके, तो आपके लिए बहुत जबरदस्त कंटेंट आएगा, तो बेल आइकन को जरूर सेट करना, घंटी को दबा देना। ठीक, चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। लेकिन उससे पहले मैं आपको गॉस थ्योरम के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से देना चाहूंगा, इसको एक बार ढंग से सुनना। देखो, गॉस थ्योरम बेसिकली क्या होता है, गॉस थ्योरम हमें बताती है कि यदि हमारे पास एक चार्ज है और इस चार्ज को हमने कवर करके रखा हुआ है, ठीक, तो एक्चुअल में क्या है कि भाई किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज जो होता है, तो उस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, ये हमें बताती है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम ने हमें बताया कि यदि किसी सरफेस के अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो सरफेस से जो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, दैट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके साथ साथ हमें यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज का मतलब है क्लोज बॉडी के लिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अगर मैं इन दोनों कंबाइन करता हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मुझे ये फॉर्मूला मिल जाता है कि भाई ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, क्योंकि देखो ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, तो हम इन दोनों को बराबर में या कहीं आमने सामने रख सकते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूज है हम दो काम के लिए करते हैं। एक तो गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है या यूज है वो हम दो चीजों के लिए करते हैं। एक तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो हमेशा याद रखिए, जिस चार्ज के कारण, जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, जिस वायर के कारण, जिस शीट के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो उस वायर को, उस शीट को, उस चार्ज को हमेशा चारों ओर से कवर होना पड़ेगा। और कवर करने के लिए हम एक सरफेस का इस्तेमाल करते हैं, दैट सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ओके, तो आप यहां पर पढ़ेंगे गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एनक्लोज्ड चार्ज, मतलब वो चार्ज जो चारों ओर से क्लोज होते हैं उनके लिए ही हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और इस पर्पस के लिए हम क्या, एक इमेजिनरी सरफेस का इस्तेमाल करते हैं चार्ज को ढकने के लिए, और उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये गॉसियन सरफेस कहां और कैसे बनाई जाती है इसके बारे में आपको बता देता हूं। हमेशा याद रखिए, जिस पॉइंट पर, देखो, द पॉइंट वेयर we have to find electric field, we draw a Gaussian surface there। बोला जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उस पॉइंट से पास होती हुई आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे। जैसे मान के चलो कि अगर मेरे पास ये एक चार्ज्ड वायर है,
ठीक, और इस चार्ज वायर के कारण मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं गॉसियन सरफेस ऐसे बनाऊंगा कि भाई वो सरफेस इस पॉइंट P से पास हो, इस पॉइंट P से पास हो, एग्जैक्टली बन जा इस पॉइंट P से पास हो, समझे। नाउ एक और चीज, गॉसियन सरफेस बनाने का जो तरीका है वो आपको ध्यान रखना है। गॉसियन सरफेस ऐसे सिलेक्ट करनी है कि भाई जो एंगल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सरफेस पर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं तो इस सरफेस पे एंगल ऐसा नहीं कि यहां बन रहा है 30 डिग्री और यहां बन रहा है 90 डिग्री, समझे। तो एक सरफेस पर जो एंगल होता है वो हमेशा सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम होनी चाहिए। तो जैसे मान के चलो इस पॉइंट P से मैं बना रहा हूं, लेट से मैंने एक सिलेंडर ले लिया, तो इलेक्ट्रिक तो आप देखेंगे कि सिलेंडर की ये वाली सरफेस पे, कौन सी, ये वाली सरफेस पे हर पॉइंट पे एंगल सेम होना चाहिए, ये वाली सरफेस के हर पॉइंट पे एंगल सेम होना चाहिए, ये वाली सरफेस के हर पॉइंट पे एंगल या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस ऐसी सिलेक्ट करें जहां पर हम कहें कि भाई जो थीटा मतलब एंगल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी हो, सिमिट्री हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी देखिए इस पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 2 पॉइंट्स पर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको एक बार अच्छे समझ लेते हैं, तब जाकर के आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। बस आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहीं पर आप क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक, चलिए अच्छा एक और चीज, जैसे मान के चलो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक चार्ज सरफेस, चार्ज स्फीयर है और इस पर अगर आपने चार्ज दिया तो आप जानते हो मेटल का है तो पूरा का पूरा चार्ज कहां जाएगा, इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा, एक बात। लेकिन ये चार्ज के आउटर सरफेस पे आ गया ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे बनाता है जैसे मानो कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर से आ रही हो, ये सारा का सारा जो चार्ज है वो उसके सेंटर पे इकट्ठा हो। क्या कहा कि भाई अगर जो चार्ज है आप किसी मेटेलिक स्फीयर को देते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है जैसे मानो कि चार्ज कहां रखा हो, इसके सेंटर पे। तो कभी भी हम चार्ज स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। गॉसियन सरफेस अगर यहां पे है तो जो डिस्टेंस है वो यहां तक की लेंगे। ठीक, चलिए बहुत सही। अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्मॉल मेटेलिक स्फीयर, बोला एक छोटा सा मेटेलिक स्फीयर है जिसपे चार्ज है +q मान लिया, और ये कहां लोकेटेड है, ये रखा हुआ है सेंटर ऑफ स्फीयरिकल कैविटी, खाली जगह, इन ए लार्ज अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर। मतलब कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि एक आपके पास एक लार्ज मेटेलिक स्फीयर होगा, इसके अंदर एक चार्ज छोटा सा मतलब एक स्फीयर, मेटल स्फीयर रखा हुआ है जिसपे चार्ज दिया हुआ है +q, ऐसा कहा जा रहा है। तो जिसको हमने कहां दिखा दिया, ये बता दिया, एक छोटा सा मेटेलिक स्फीयर जिसपे चार्ज है +q और ये रखा हुआ है इस बड़े से मेटेलिक स्फीयर के अंदर। क्लियर है। नाउ तो आपसे कहा जा रहा है कि राइट द चार्जेस ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ शेल। तो आपको पहले तो ये बता देना है कि इसकी इनर और आउटर सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा इन दोनों की पे। इसके साथ साथ आपको पॉइंट P1 और पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर इस तरह से अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉस थ्योरम का हम यूज लेंगे। नाउ तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, +q चार्ज है, क्लियर है। नाउ तो अभी आप ये देखेंगे +q चार्ज है तो ये +q चार्ज क्या करेगा कि भाई अंदर की साइड माइनस चार्ज को इंड्यूस कर लेगा, नेगेटिव पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो माइनस साइन आ जाएंगे अंदर की साइड। ठीक, चलिए याद रखिए आगे, ये देखो ये अंदर की साइड आ गए। ठीक, और इसके कारण से जो प्लस चार्ज होंगे वो बाहर की साइड चले जाएंगे, इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएंगे। क्लियर। तो ये तो हमने चार्ज दिखा दिया। चलिए अच्छा एक चीज समझो कि ये पहले भी अनचार्ज था और अभी भी अनचार्ज है। बॉडी चार्ज कब होती है, जब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ा ना हुए, बस यहां पे तो सेपरेट हुए। क्लियर है ना। आगे बढ़ेंगे तो आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट पे निकालनी है, P1 पे और P2 पे। तो पहले P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम एक काम करते हैं, P1 से गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। तो ये हमने गॉसियन सरफेस बना ली। गॉसियन सरफेस बनाई है स्फेरिकल। याद रखिए कि अगर पॉइंट चार्ज है या स्फेरिकल शेल है तो वहां पर हमेशा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाओ, क्योंकि इस ऐसा करने से हर एक पॉइंट पे जो एंगल है, क्योंकि स्फीयर की बात करें तो हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम होती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, हर पॉइंट एक जैसा होता है तो एंगल भी सेम होता है। अभी देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा है कि भाई ये जो
जो चार्ज जो रखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा जैसे मानो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर से आ रही हो। ठीक नाउ चलिए, तो ये माना हमने सेंटर, और इस सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां से मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की कुछ स्फेरिकल, और यहां से मैंने दिखाई कि भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैंने कहा भाई ई वेक्टर। अच्छा, और जहां हमारी गॉसियन सरफेस है उस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस एरिया हम दिखाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएस। क्या बोलते हैं, डीएस। क्लियर। और इस डीएस पे अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और आप देखें कि ये जो डीएस वेक्टर है और ई वेक्टर है ये दोनों एक ही लाइन में है ना, तो इनके बीच में एंगल हमेशा कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बार बार काम आएगा, अब मैं आपको दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ चलिए, तो ये हो गया इतना। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, थीटा की वैल्यू आपने बता दी, और समझ लो कि सेंटर से लेके गॉसियन सरफेस तक की जो रेडियस है वो हो गई स्मॉल आर। ठीक नाउ, तो अभी मैं यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, एट पॉइंट P1। चलिए, तो गॉस थ्योरम की हम हेल्प लेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम। क्लियर नाउ, तो यहां पे देखो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसके बाद क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि बॉडी गॉसियन सरफेस जो है वो क्लोज्ड है और एक ही है, तो हमने यहां पे क्लोज का साइन लगा हुआ है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अच्छा, ई डीएस को ओपन करते हैं। देखो ये जब भी ये वेक्टर साइन, जब ये डॉट का साइन हटता है तो फिर क्या होता है, कॉस थीटा आता है, तो ई डीएस कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आगे हम बढ़ेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, देखो थीटा की वैल्यू 0 है तो हम यहां पे लिखेंगे ई डीएस कॉस 0, तो ये हो गया आपके पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देन हम आगे बढ़ेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डीएस, और ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देन फर्दर हम आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे सेम है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, तो इसको तो एडअप करने की जरूरत नहीं है, तो ई तो आ गया आपका कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन होगा डीएस का, क्योंकि डीएस होता है छोटा सा पार्ट और इंटीग्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है जोड़ना, तो डीएस डीएस को जोड़ना है अपन को, इज इक्वल टू में क्या लिखा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इसको फर्दर देखेंगे तो भाई डीएस क्या है, एक छोटे से मतलब एक स्फीयर का एक पार्ट है छोटा सा, तो अगर हम इस डीएस को ऐड कर देंगे तो भाई बड़ा सा स्फीयर हमें मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे ई, तो डीएस को अगर आप एड अप कर दोगे तो आपको इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिल जाता है। डीएस को ऐड करेंगे तो देखो डीएस किसका पार्ट है, कि स्फीयर का पार्ट है ना, तो आपको मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ पे 3D में थोड़ा ना दिखाया अपन ने, हाँ बोला सर ये तो जो है सर्कल है, ये स्फीयर है, हमने 2D में दिखाया हुआ है, इज इक्वल टू में क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करोगे तो इसको भेज दोगे नीचे, तो ये बन जाएगा आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये ऐसा बोल दूं 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल, थोड़ा सा सेपरेट करोगे तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आ जाएगा, क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी ड्यू टू चार्ज स्फीयर, ड्यू टू चार्ज स्फीयर। इस तरह से आप चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं आउटसाइड दिस स्फीयर। हाँ, अभी आप ये देखो कि यहां पर आपको और क्या निकालना है, पॉइंट P1 पे तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P2 पे निकालो। तो आप ये देखेंगे कि भाई P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल लेता हूं, चेक करो P2 है कहां, तो P2 कहां है, तो आपने देखा भाई P2 कहां है, तो आपने कहा P2 तो मुझे दिख रहा है इस जगह पे। हाँ, P2 कहां है, इस मेटल की सरफेस के अंदर ही पॉइंट है, हाँ बीचों बीच। तो आपको अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप यहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हमने कहा कि भाई ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से, ये क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पे आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो ये बना ली हमने गॉसियन सरफेस P2 पे। तो अभी क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, अब आप यहां से देखो कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। ठीक, तो देखना आप भी देखो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना नेट चार्ज होता है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जो है ये देखो कितना है, ये है माइनस और उतना ही प्लस, क्योंकि देखो अगर यहां पे 4 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये 4 ही नेगेटिव चार्जेस को तो अट्रैक्ट करेंगे ना, तो उस तरह से आप देखेंगे जितने माइनस उतने ही प्लस। तो आप देखेंगे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर पॉइंट P2 पर जो बनाई गई है इसके अंदर नेट चार्ज 0 हो रहा है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। तो दिस गॉसियन सरफेस, तो आप यहां पे लिखेंगे गॉसियन सरफेस
at P2 encloses zero net charge, so zero net charge, so electric field at point P2 इज जीरो। बस सिंपल सी बात है भाई। आप फॉर्मूला पुट करोगे तो आप डायरेक्ट यहां पे Q की जगह जीरो पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आनी ही है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बार बार ये स्टेप फॉलो करने हैं, इसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं करना है। मैं आपको भले ही 4 क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूं। तो अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है यूजिंग गॉस लॉ। लेकिन इस बार जो है हमारे पास चार्ज स्फेरिकल शेल ना होकर के इस बार हमारे पास एक चार्ज्ड वायर है। और ये वायर कैसा है? ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। कैसा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो अभी हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो रूल वही है कि आपको जैसे मान के चलिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और अगर मैं इस पे चार्ज दूं तो चार्ज कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेट्स से ये मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज बना दिया, ये प्लस चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा ये बताओ आप मुझे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से आप क्या समझते हो कि वायर वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होगा? हाँ देखो हमेशा याद रखो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हम उस वायर को बोलते हैं, उस कंडक्टर को बोलते हैं जिसके दोनों एंड्स काफी दूर दूर हों, ताकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्लिंग इफेक्ट होता है उसको नेग्लेक्ट कर सके। देखो आप जानते हो ना कि एजेस पे, एक कंडक्टर के एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ल हो जाती है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुड़ जाएगी तो वहां पर हम सही से जो गॉस थ्योरम या कोई भी फिजिक्स का जो लॉ है आसानी से अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हम वायर को इनफाइनाइट लॉन्ग कंसीडर कर लेते हैं, जिससे हम ये माने कि हम वायर के सिर्फ बीच वाले पोर्शन पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मतलब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है। क्लियर हुआ कुछ? चलिए तो लेट्स से मेरे पास ये एक चार्ज्ड वायर हो गया। क्लियर? जो कि मुझे लग रहा था बेकार तिरछा सा, इसलिए मैं इसको सीधा बना देता हूं। तो लेट्स से मेरे पास ये एक चार्ज्ड वायर हो गया जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग में कंसीडर करूंगा और इस पर अगर मैं चार्ज दे दूं तो ये चार्ज मैंने दे दिया कि भाई लेट्स से इनके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज मैं कुछ इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। अब रूल वही है, रूल तो सिर्फ वही है कि भाई जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से आप एक गॉसियन सरफेस बना देंगे। लेकिन सवाल इस बार ये उठता है गॉसियन सरफेस में कैसी ले लूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पिछले बार की तरह एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली तो आप पाएंगे कि भाई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में एक प्रॉब्लम है, जैसे कि भाई यहां पर तो डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन यहां पर डिस्टेंस वायर से कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अलग अलग बनेगी और हमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ऐसी गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी है कि भाई एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल दोनों सेम होना चाहिए, दोनों यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्यों? देखो मैं आपको बता दूं, जैसे ये एक बोतल है, ठीक, तो भी आप वैसे स्फीयर ये थोड़ा सा स्लिम हो गई है ना। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे अगर मैं इसके सेंटर पे रख दूं इसको बीचों बीच, हाँ, तो आप देखेंगे कि ये चारों ओर से इससे कवर हो जाएगी। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे ये अपने पास बोतल है और इस बोतल में मैं ये रख देता हूँ इसे, तो ये कवर हो जाएगी ना, इस तरीके से ये कवर हो जाएगी। ठीक नाउ तो आप ये देखेंगे, दिख रहा है, तो आप ये देखेंगे कि भाई ये जो वायर है ना, ये वायर भी कुछ ऐसे ही है। ठीक, और अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर में कितनी सरफेस होती हैं? तो सिलेंडर में होती है 3 सरफेस। हाँ, एक तो हो गई इसकी ऊपर वाली ये फ्लैट सरफेस इस तरह से, एक हो गई नीचे वाली फ्लैट सरफेस और एक सरफेस हो गई है कर्व्ड सरफेस। तो इसकी जो कर्व्ड सरफेस है हम उसको एक ही सरफेस मानते हैं, ये इसको दूसरी सरफेस और इसको तीसरी सरफेस। ठीक, अच्छा ये बताओ अगर मुझे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना होगा तो इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा? ऊपर, परपेंडिकुलर ऊपर, इसका नीचे और इसका कहीं भी दिखा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर की साइड होना चाहिए बस। नाउ तो अब मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ। गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ करने हैं? जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो लेट्स से गॉसियन सरफेस कैसी ले ली मैंने? सिलेंड्रिकल। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे क्या होगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एंगल है वो कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। कैसे? चलो मैं आपको समझा देता हूं। तो लेट्स से अगर मैं देखता हूं कि भाई कहीं भी डिस्टेंस देखो इस वायर से मुझे बराबर डिस्टेंस ही मिलने वाली है,
बराबर डिस्टेंस मिलेगी तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू वो तो सेम होगी। अगर मैं एंगल की बात करूं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से ये मेरे पास सरफेस S1 है, ये मेरे पास सरफेस S2 है और ये मेरे पास सरफेस S3 है। क्लियर? तो यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यहां पे क्या है, मैंने कहा E वेक्टर, और ये मेरी गॉसियन सरफेस है तो मैंने कहा भाई इस पॉइंट पे मैं एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर कर लेता हूं जिसका नाम है ds, और इस छोटे से एरिया के ऊपर अगर मैं एक दिखाता हूं वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो मैं इसको बोलता हूं ds वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर। तो ये हो गया ds वेक्टर। अब आप ये देखो कि इस सरफेस के लिए जो थीटा, ये वाली थर्ड वाली सरफेस के लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री है। अच्छा, अगर मैं ये वाली सरफेस पे देखूं, ऊपर वाली सरफेस S1 पे, तो आप ये देखेंगे कि ये, तो अगर मैं ना थीटा इज इक्वल 0 देख रहा हूं तो हर एक पॉइंट पे थीटा इज इक्वल 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड ही होगी। हाँ नाउ, तो अभी आप ये देखें कि इस पॉइंट पे देखता हूं थर्ड वाली सरफेस पे, तो थर्ड वाली सरफेस के लिए हम क्या करते हैं कि भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी साइड होने वाली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गई, इसको हम नाम दिया E वेक्टर। अब थर्ड वाली सरफेस ये है इस तरह से, ठीक, ये है थर्ड वाली सरफेस, दिख रही है। अब इस जगह पे मैं क्या करूं, एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लूं, कर सकता हूं। तो इस छोटे से एरिया पे एरिया वेक्टर कहां जाएगा, ऊपर की साइड ही जाएगा ना। तो बस वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर मैंने एक एरिया वेक्टर कंसीडर कर, मतलब एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया जिसको मैं नाम दिया ds, और यहां पर अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो उसको नाम देता हूं ds वेक्टर। यहां पे एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? नाउ अब यहां पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी साइड बनेगी ऐसे E वेक्टर, और एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो हम एक यहां पे ले सकते हैं, ये हो गया ds वेक्टर, और यहां पे भी कितना बन गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देखें सरफेस S1 के लिए 90, S2 के लिए 90 और S3 के लिए 0 डिग्री। क्लियर है? नाउ आपके दिमाग में आ सकता है, बोला सर इस साइड को नहीं दिखाना है क्या? बिल्कुल मत दिखाओ, एक सरफेस पे एक ही जगह दिखा दिया बहुत है, ठीक। जैसे कि ये 3 सरफेस है तो एक जगह ऊपर दिखा दिया, एक जगह नीचे दिखा दिया, एक जगह कहीं भी दिखा दो, ठीक। तो आपको इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, बोला सर आपने तो कहा था कि एक ही एंगल बनना चाहिए। मैंने कहा था, तो मैंने कहा था एक सरफेस पे एक ही एंगल, तो कर्व्ड सरफेस पे हर जगह 0 बनना चाहिए, बन रहा है। हाँ, फ्लैट सरफेस जो है उस पे एक ही एंगल बनना चाहिए, तो हर जगह एक जगह 90 बन रहा है तो हर जगह 90 बनना चाहिए। तो ये हमारी जो गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन प्रोसीजर सही रहा। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहां पर गॉस लॉ अप्लाई करूंगा। तो गॉस लॉ क्या कहता है भाई, यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, क्या पड़ा हुआ है, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू में क्या, q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये समझना ध्यान से कि मैंने क्या कहा कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। नाउ अभी देखो, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू होता है q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे q क्या है, Q है चार्ज एनक्लोज्ड, लेकिन क्या ये जो चार्ज है वो इकट्ठा एक जगह पे रखा है, क्या एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है? आंसर है नहीं, ये तो पूरी लेंथ पे फैला हुआ है ना। तो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे कि देखो पूरी लेंथ पे फैला हुआ है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो चार्ज है, लेट्स से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाय L। जो चार्ज है वो L लेंथ पे फैला हुआ है, दिख रहा है इसमें, हाँ जी। तो Q की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, लैम्डा इंटू L। Q के प्लेस पर हम लैम्डा L पुट कर देते हैं। बताइए जरा, क्या ये बात आपको समझ में आई? बहुत सही, हम आगे पुट कर देंगे, लेकिन ओपन कैसे करेंगे भाई? देखो क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है, हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये बताओ कितनी सरफेस है। देखो जब हम पूरे सिलेंडर की बात कर रहे हैं एक साथ तो यहां पे हमने क्लोज का साइन लगाया, लेकिन जब मैं अकेली इस सरफेस की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली सरफेस की बात करूंगा, तो क्या ये क्लोज्ड बॉडी है? नहीं, ये क्लोज बॉडी नहीं है ना, तो फिर मैं क्लोज का साइन भी नहीं लगाऊंगा। अगली बार पानी पी लो। देखो कुछ चला तो नहीं मुंह में, पानी गया है। देखो तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अभी क्या करेंगे, 3 सरफेस जब अलग अलग हैं तो हम यहां पे क्लोज का साइन नहीं लगाएंगे। तो पहली वाली सरफेस के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस, दूसरी वाली सरफेस के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस, तीसरी वाली सरफेस के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। ये तीसरी वाली सरफेस है, ठीक है। अब ये करेंगे हम, सिंपल उसको ओपन करेंगे भाई। पहली वाली सरफेस के लिए देखो E ds
जब भी डॉट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और वेक्टर साइन हट जाते हैं। दूसरी वाली सरफेस के लिए फिर से ईडीएस कॉस थीटा, तीसरी वाली सरफेस के लिए फिर से ईडीएस डॉट हटेगा, हमेशा कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बस अभी चेक करो, यहां पर क्या करना है कि भाई पहले वाले के लिए थीटा कितना है 90, दूसरे के लिए 90, तीसरे के लिए 0, तो कॉस 90 थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक। और यहां पे भी थीटा इज इक्वल टू, ये S2 है ये S3 है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे cos 90 वाले हो जाएंगे 0, तो आप यहां पे देखेंगे कि भाई सरफेस 1 के लिए EDS cos 90 प्लस EDS cos 90 प्लस EDS cos 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर देखो ये सरफेस S2 ये सरफेस S3, तो ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 0 प्लस ये क्या बचा, ये बचा EDS ओनली, ये S3 सरफेस के लिए इज इक्वल टू में क्या है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए अभी तो एक ही सरफेस बची है तो मैंने S3 वगैरह सब हटा दिया। तो यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर कुछ ऐसा बच रहा है, यहां बच रहा है EDS इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सी सरफेस के लिए, थर्ड वाली के लिए। चलिए ठीक है, तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे, S3 के लिए है। अब यहां पे देखना थर्ड वाली सरफेस क्या है, देखो थर्ड वाली सरफेस क्या है, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर की पूरी सरफेस तो नहीं है ना, ये क्या है सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस। तो हम क्या करेंगे कि देखो ये जो ds बचा है ये थर्ड वाली सरफेस के लिए है, और थर्ड वाली सरफेस क्या है, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू 2πr, और हमने अगर सिलेंडर की लेंथ को L मान लिया है, सिलेंडर की लेंथ को अगर मैं L मान लेता हूं, है ना, मतलब सॉरी इस वायर की लेंथ को अगर मैं L मान लेता हूं, तो आप देखेंगे कि भाई कर्व्ड सरफेस सिलेंडर क्या हो गया 2πrl इज इक्वल टू में क्या है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे मैंने स्फीयर का केस में ds लेता हूं तो वो स्फीयर पे लेता हूं, तो इंटीग्रेट करने के बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लग जाता है। इस बार इस वाले केस में जो ds है वो छोटा सा पार्ट कहां है, बोला इस पे, बाकी इनके तो 0 हो गए, तो सिर्फ इसका सरफेस एरिया मुझे निकालना है, और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया हमने पढ़ा हुआ है ये 2πrl। अब इसके बाद हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू, ऑल्सो हमने अभी अभी पढ़ा है, Q इज इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा L। बोला सर ऐसा कब पुट करना पड़ेगा, जब भी वायर किसी सरफेस पे फैला हो, सॉरी जब भी चार्ज किसी सरफेस पे फैला हो, या किसी वायर पे फैला हो, या कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बस पॉइंट चार्ज के फॉर्म में ना हो, तो हम वहां पे Q के जगह पे लेम्डा L सिग्मा A रो V ऐसा लेते हैं, मतलब चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में उसको लिखते हैं, ठीक। चलिए तो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये देखो 2πrl को नीचे भेज दो तो ये 1/2πrl आ गया नीचे, इनटू में आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप पाएंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो गया दैट इज E इज इक्वल टू 1/2πrl नॉट इनटू क्यू बाय L। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ये हमें ड्रॉ करना था। अगर हम यहां पर ग्राफ बनाते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ, तो देखो आप ये जो रिलेशन देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ का, एक मिनट वेट करें थोड़ा सा, हाँ जी भाई सॉरी, 2π इंटू r ये बनेगा। तो यहां पर जो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं रिलेशन, तो हमें ये रिलेशन ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, कि भाई किस डिस्टेंस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है इस डिस्टेंस पे, इसको मैं r मेंशन करना यहां पे भूल गया, क्योंकि हम जो डिस्टेंस है गॉसियन सरफेस की वो हमेशा क्या लेने वाले हैं, r लेने वाले हैं। क्लियर नाउ, अभी देखिए तो यहां पर जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का वो कितना है, ये कुछ इस तरह से हाइपरबोलिक ग्राफ ये जाने वाला है। क्या आपको समझ में आया, चलिए बहुत सही। तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आ जाए एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट भी है इस टॉपिक के लिए, तो कैलकुलेट कर पाओगे, हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे। तो सर आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। इस पर एक और इस तरह का क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक चार्ज शीट होगी इस बार, और इस चार्ज शीट के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई इस बार हमें सिर्फ गॉसियन सरफेस कंसीडर में दिमाग लगाना पड़ेगा। जो स्टेप है, फॉर्मूले हैं, वो सब कुछ सेम होने वाले हैं। कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लेट्स से मेरे पास ये एक चार्ज्ड शीट है, कुछ इस तरह की होगी, ठीक, ये शीट है। अब इस शीट को मैंने चार्ज दिया है, तो ये जो है ना इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इस साइड भी।
तो अभी मुझे गॉसियन सरफेस बनानी है, तो गॉसियन सरफेस ऐसे सेलेक्ट करनी है कि भाई एंगल वगैरह हर पॉइंट पे सेम बने, आप जानते हो उस बात को। तो अभी हम क्या करते हैं कि स्फीयर तो नहीं ले सकते और सिलेंडर लेंगे तो सीधा नहीं रख सकते, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि भाई सिलेंडर लेते हैं, लेकिन इस बार क्या करेंगे कि ऐसे कर देंगे कि इसके आर पार हो जाए, देख रहे हो, समझे कि ये जो बॉटल है ये बॉटल कैसे हो जाए, इसके आर पार। तो आप ये देखेंगे कि पेपर का एक छोटा सा पीस इसके अंदर फंस जाएगा। बात समझे नहीं समझे? देखो कुछ ऐसा होगा कि अगर मैं यहां पर ये ड्रॉ करता हूं या अगर मैं इस बॉटल को आर पार करा देता हूं तो पेपर का ये जो मतलब यह कहूंगा ये जो इस बॉटल के अंदर कुछ चार्ज आ जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, समझे। तो अभी क्या होता है ना कि हर पॉइंट पर तो हम नहीं जो है एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर चार्ज के कारण तो या एक छोटे से पॉइंट के कारण कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले इसको इसके अंदर जो चार्ज होगा इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लेट्स से ये जो डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई हमारी इस जगह से आर, ठीक, डिस्टेंस मैंने बता दी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखो ये हो गया इस पॉइंट पे छोटा सा एक ds। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और यहीं पर अगर मैं एक ds वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो इसको मैं नाम दे दूंगा ds वेक्टर। तो अगर पहली वाली सरफेस, चलो मैं सरफेसेस के अगर नाम दे दूं तो भाई इसको नाम दे दिया मैंने S1, इसको नाम दे दिया मैंने S2 और ये वाली सरफेस को नाम दे दिया मैंने S3। बताओ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं एंगल चेक कर लेता हूं तो आप देखेंगे कि भाई एंगल यहां पे चेक करना, यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे के साइड भी r डिस्टेंस पे अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो वो बनेगी इस साइड E वेक्टर, ये शो हो रहा है, चलिए। और अगर मैं यहां पर एक छोटा सा यहां मान लूं या कहीं भी मान लूं एक छोटा सा ds वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो यहां पे भी ऐसा हो गया। तो अगर मैं थीटा की बात करूं इसके लिए तो ये भी कितना हो गया 0 डिग्री और यहां भी कितना हो गया थीटा 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर कैसे हैं, एक साथ हैं, एक ही डायरेक्शन में। थीटा हमेशा E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन अगर मैं इस थर्ड वाली सरफेस पे ds वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ds वेक्टर कहां जाएगा, ये ऊपर की साइड जाएगा, जाएगी नहीं। तो थीटा थर्ड वाली सरफेस से कितना हो गया 90 डिग्री। तो आप क्या करेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, हाँ, तो आप क्या करेंगे कि भाई E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। जब ये गॉसियन सरफेस इकट्ठी है एक बार में तो मैं क्लोज का साइन लगा रहा हूं, लेकिन जब एक एक टुकड़े की बात करूंगा, पहली सरफेस अकेली सरफेस तो क्लोज नहीं होती ना चारों साइड से, तो मैंने S1 S2 S3 लिखा तो क्लोज का साइन हटा दिया। और ये देखो फिर से जब भी डॉट हटेगा तब तक cos थीटा आ जाएगा और वेक्टर साइन हट जाएगा, डॉट हटेगा cos थीटा आ गया, डॉट हटा cos थीटा आ गया, इज इक्वल टू में लिखा है q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए फर्स्ट सरफेस के लिए सेकंड सरफेस के लिए थीटा कितना है 0 डिग्री और थर्ड सरफेस के लिए 90 डिग्री। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर जो S1 है ये S1 हो जाएगा EDS और cos 0 है तो cos 0 की वैल्यू तो आप जानते हो 1 होती है। ये क्या है EDS और सेकंड वाले के लिए भी cos 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। ये थर्ड वाले के लिए क्या है EDS और अगर हम देखें तो ये cos 90 होता है और यहाँ पे q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज तो ये बचेगी सिर्फ और सिर्फ EDS cos 0 की वैल्यू 1 हो गई S1 प्लस ये बचेगी EDS cos 0 की वैल्यू ये 2 हो गई S2 और यहाँ पे क्या cos 90 का हो गया 0 तो इज इक्वल टू में आ गया q बाय एप्सिलॉन नॉट। बताइए जरा क्लियरिटी हो गई यहाँ से। तो हम इस तरह से इसको EDS और यहाँ पे q बाय एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं, ठीक ना। तो अभी आप भी चेक करें कि यहाँ पर कुछ ऐसा बच रहा है कि EDS प्लस EDS इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहली चीज आप ये समझो कि यहां पर इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर सरफेस पे सेम है। तो यहां पे ये इंटीग्रेशन जो होगा सिर्फ ds का होगा। तो आप ये सोचो कि ds कहां पर है, ये तो आप ये देखो कि ds देखो थर्ड वाली सरफेस के लिए तो ds का कोई मतलब है नहीं, थर्ड वाली सरफेस का जो इंटीग्रेशन है ये तो आपका 0 हो गया, ठीक। तो आप फर्स्ट वाली और सेकंड वाली सरफेस का ds चेक करो। तो हमने कहा कि ds एक सर्कुलर प्लेट का पार्ट है, तो हमने सर्कुलर प्लेट के एरिया को a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। तो मैं इसको इससे a से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां पे हमने कहा कि ds जो है
इसका इंटीग्रेशन हो गया a प्लस ई, इसका भी ds का इंटीग्रेशन हो गया a। आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन वो आगे कैंसिल हो जाएगा इसलिए हम नहीं लिखा। इज इक्वल टू में क्या है, q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद देखो e, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू में क्या है, q बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी आप ये चेक करो, अभी आप ये चेक करो कि यहां पर जो q है, यहां पर जो चार्ज q है वो कहां फैला हुआ है। तो मैंने कहा कि जो चार्ज q है ये फैला हुआ है सरफेस पे। कहां फैला है, सरफेस पे। देखो हमेशा अगर चार्ज जो होता है ये लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। लेकिन चार्ज अगर सरफेस पे है, जैसे यहां पे चार्ज कहां है, चार्ज सरफेस पे फैला हुआ है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, वेयर सिग्मा क्या है, सिग्मा है अपने पास चार्ज डेंसिटी। क्या है, चार्ज डेंसिटी, या कहूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस पे कितने दूर दूर चार्ज फैला है इसको बताता है सिग्मा। तो Q के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, Q के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू ए, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट। इसलिए यहां पे ए से ए कैंसिल हो गया और E के प्लेस पे क्या बचा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो एक साइड कितनी आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। जैसे मान के चलो अगर मैं कहूं कि भाई इस जो हमारे पास ये एक चार्ज वायर, ये एक चार्ज सरफेस है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी बनेगी, तो आप इसको बोलेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और याद रखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। इस चीज को आप समझेंगे ड्यू टू चार्ज सरफेस। क्लियर। नाउ अभी आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एंड अराउंड टू पैरेलल चार्ज प्लेट। अभी देखो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे मान के चलो मेरे पास ये दो चार्ज प्लेट हैं, अब एक प्लेट ऐसे रखिए, एक प्लेट ऐसे रखिए, दोनों साइड दोनों पे चार्ज है। अभी मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस रीजन 1 में, इस रीजन 2 में, नीचे बना दूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है 3 पॉइंट पे, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3, मतलब इन द साइड्स ऑफ प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इन दोनों के कारण, तब हम कैसे निकालेंगे। तो तब हम कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम करते हैं, जैसे मान के चलो आपको इतनी चीज तो बता दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो साइड है बनेगी, ये बनेगी आपके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसमें कोई गॉस थ्योरम वगैरह नहीं अप्लाई करनी है। ठीक, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे E इज इक्वल टू, देखो आपको ना एक चीज बता दूं मैं कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहां पर दो कंडीशन बनती है। एक तो जो है ना ये दोनों सेम चार्ज के लिए हो गया, और एक ऑपोजिट चार्ज के लिए होता है, तब क्या करेंगे। तो एक चीज समझो, E इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिस्टेंस पे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिपेंड नहीं कर रही है, तो यहां से भी इस पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और यहां से ही बनेगी। ठीक, चलिए तो अगर मैं देखूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, तो देखो ये जो पहली वाली प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई, तो पहली वाली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, और दूसरी वाली प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस साइड ही होगी। हाँ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। चलिए दूसरे वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस साइड हो गई। तो क्योंकि ये सेम है, सेम साइड है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि E1 और E2 क्या हो गए, प्लस हो गए, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, सेम साइड। तो यहां पे कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर कितना हो गया, ये हो गया आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड। ठीक, चलिए तो आप कह सकते हो बोला सर दोनों लेफ्ट में जा रही हैं तो लेफ्ट के लिए माइनस साइन नहीं लेंगे क्या। तो हमने क्या किया कि दोनों जब एक ही साइड जा रही हैं तो कोई भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, दोनों ऐड ही होंगी ना, इसलिए मैंने ऐड करके ही दिखा दिया। माइनस साइन आ भी जाता तो माइनस साइन आने से हम बोल देते नेगेटिव साइन इज शोइंग द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक, चलिए तो आप यहां पे ऐसे बता भी सकते हो तो ज्यादा ठीक हो जाएगा। लेट से ये लेफ्ट में जा रही है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली भी लेफ्ट में जा रही है तो उसको भी लिख दिया मैंने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये देखें कि ये हो जाएगा आपका माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल करने के बाद एलसीएम लो लोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल के आ रही है लेफ्ट में। अगर मैं ये वाले रीजन में देखूंगा राइट में, तब कैसे करूंगा, मतलब अगर मैं मुझे इसके सेंटर में देखनी है तो आप देखो ये वाली शीट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। अगर इस पॉइंट पे देखना है तो इस साइड, तो उसको नाम दे दिया भाई ये हो गई E1, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं तो यहां पे बनेगी किस साइड, इस साइड, है क्या नहीं, ये हो गई E2।
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, E1 राइट में जा रही है तो E1 को मैंने पॉजिटिव मान लिया, E2 लेफ्ट में जा रही है तो E2 को नेगेटिव, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा तो मैं एक काम कर देता हूं ना, दोनों को ऐड कर देता हूं, फिर बाद में वैल्यू पुट कर लूंगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का E2 माइनस का ये हो जाएगा तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए तो यहां से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, मिड पॉइंट में 0, तो यहां पे ठीक है। अब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये शीट है ऐसे रखी हुई है, तो इस पॉइंट पे, इस जगह पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी लेफ्ट में आ रही है और इसकी भी आ रही है, तो ये हो जाएगी E2 के कारण, और इसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना इस साइड, तो ये बनेगी इस साइड। ठीक, चलिए तो ये हो गई E1। तो E1 और E2 दोनों राइट में जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा E1 प्लस E2, और ये हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी ना 9। अभी देखो, तो अभी आप दोनों को ऐड कर दोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी ई नेट जो निकल के आई है। समझे? तो ये हो गया। तो आप ही देखेंगे अगर दोनों सिमिलरली चार्ज्ड है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और सराउंडिंग में या कहूंगे आइदर साइड्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू बोथ दीज प्लेट्स। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई मेरे पास ना ऑपोजिटली चार्ज प्लेट है, तब क्या होगा, तो वैसे केस में हम यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो फिर से निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अभी मेरे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट है, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। तो कैसे कर सकते हैं, तो ये मेरे पास फिर से हो गया रीजन 1 फर्स्ट रीजन, ये हो गया मेरे पास सेकंड रीजन, और ये हो गया मेरे पास थर्ड रीजन। इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण। तो देखना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं इसके कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से दूर की साइड जाती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी E1 इस साइड, जबकि नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाती है, हमेशा टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड तो नहीं होगी ना, नेगेटिव के लिए तो अंदर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर मैं इस जगह पे देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड को जा रही होंगी इस प्लेट के लिए, तो E2 हो गया इस साइड। ठीक, चलिए नाउ अगर मैं इस रीजन में देखता हूं, कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो कैलकुलेशन यहां पे कुछ इस तरह से हो जाएगी कि E1 लेफ्ट में है और E2 राइट में है, तो ये E1 हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट वाले को प्लस वैसे माइनस, तो हमने इस तरह से कैलकुलेशन कर ली, 0 आई। अभी मैं यहां पे देखता हूं थर्ड रीजन में, तो थर्ड रीजन में चेक करो, नेगेटिव के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा अंदर ही जाएंगी, नेगेटिव के अंदर। तो ये देखो, ये सेकंड वाली प्लेट के लिए E2 हो गया, और फर्स्ट जो पॉजिटिव है उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जा रही है, तो E1। क्लियर? थर्ड रीजन में अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कुछ इस तरह का मिलेगा। थर्ड रीजन में अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कुछ इस तरह का मिलेगा। वेट, देखो जरा, चलिए तो थर्ड रीजन में इस तरह का, भाई देखो E2 कहां जा रहा है, राइट में, और E1 कहां जा रहा है, लेफ्ट में। चलिए तो E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने प्लस ले ली और E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माइनस ले ली, तो यहां पे भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब मैं निकालता हूं मिड पॉइंट में, तो मिड पॉइंट में कैसे होगा भाई, देख लो जरा, मिड पॉइंट में कैसे होगा, ये देखो इस पॉइंट पे देखता हूं तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर की साइड, तो ये हो गई E1, और माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा अंदर की साइड जाएंगी, तो ये इस साइड ही एरो लगे तभी तो अंदर जाएगी, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जा रही है, राइट में। तो मैं जो साइन होगा दोनों का ही कैसे ले लूंगा, पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स या बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में आएगा। कभी पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, तो हमेशा याद रखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाए। चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और आपको समझना है कि भाई ये जो है ना बार बार पूछा जाता है अलग अलग तरीकों से। इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी जो है सारे स्टेप्स को फॉलो कर चुके हैं, तो आपको काम की बात पे जो है फोकस होगा हमारा। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। देखिए तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई यूजिंग गॉस लॉ की हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, कहां पे कैसे, तो ड्यू टू चार्ज स्फीयर। आपके पास एक स्फीयर होगा, मैं आपको बता देता हूं कि लेट्स से ये मेरे पास एक स्फीयर है और स्फीयर को मैंने चार्ज दिया हुआ, तो लेट्स से एक बढ़िया सा गोल सा स्फीयर में बनाता हूं, ये स्फीयर है और स्फीयर को मैंने चार्ज दे दिया।
ठीक, चलिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सर्फेस ऑफ स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। ठीक, तो सबसे पहले ना आपको बस एक बात याद रखो, कहां, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सर्फेस स्फीयर, और हम खुद से हम ये मान लेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड द स्फीयर भी। चलिए, तो क्या करेंगे ना, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है हमेशा उस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है ना कि आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, लेकिन कहां, तो पहले हम निकाल लेते हैं लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, और गॉसियन सरफेस को मैं किससे दिखा देता हूं, गॉसियन सरफेस को मैं दिखा देता हूं डॉटेड लाइन से। चलिए, तो ये मेरे पास एक गॉसियन सरफेस हो जाएगी जो कि कुछ इस तरह से, ये हो गई गॉसियन सरफेस। ठीक, चलिए, अब हमेशा याद रखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चार्ज भले ही स्फीयर पे हो लेकिन ये बिहेव ऐसे करता है जैसे मानो कि सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे हो। तो डिस्टेंस हमेशा कहां से लेंगे, सेंटर से। तो मैंने कहा कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, और ये जो पॉइंट P है ये बाहर है स्फीयर के। लेट्स से गॉसियन सरफेस की रेडियस कैपिटल R है और हमारे जो स्फीयर है उसकी रेडियस है स्मॉल r। ठीक है ना, अभी मुझे ना यहां पे मैंने एक ds कंसीडर कर लिया है, एक छोटा सा पार्ट ds। तो ये देखो, ये यहां पे क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा इस जगह पे ds वेक्टर। क्या बन जाएगा, ds वेक्टर। आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर। तो हमने निकाला हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लगा देंगे फिर से अकॉर्डिंग टू, आप जानते हो आप स्किप कर सकते हो, आगे पहुंच सकते हो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। हम क्या करेंगे, फिर से सेम स्टेप को फॉलो करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तो हो जाएगा ई ds cos 0 इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ क्लोज इंटीग्रेशन है, चलिए क्लोज इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा ई ds और इज इक्वल टू में q बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी आप ये देखें यहां पर जो है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि e आ गया बाहर और ds का इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। r कौन सी, ये स्मॉल r, क्योंकि जहां पे गॉसियन सरफेस है उस पर हमने ds बनाया है तो गॉसियन सरफेस की ही रेडियस कंसीडर करेंगे q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम देखते हैं कि आउटसाइड द जो पॉइंट, अगर हम बात करें आउटसाइड स्फीयर हम बात करें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आने वाली है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगी आपकी पहले जितनी, E इज इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, ये कहां पे आपने निकाली, ये निकाली आपने आउटसाइड। आउटसाइड के लिए और क्या लिखते हैं, आउटसाइड की जब हम बात कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस की रेडियस इस स्फीयर की रेडियस से बड़ी है। क्लियर है। नाउ आगे हम बात करेंगे कि भाई देखो, आपको अगर निकालनी है ऑन द सरफेस, कहां निकालनी है, ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, तो हमेशा गॉसियन सरफेस पर ही बनानी पड़ेगी। जिस सरफेस पर या जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर गॉसियन सरफेस वहां से ड्रॉ करते हैं। तो अभी क्या है ना कि अगर मुझे एग्जैक्ट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एग्जैक्ट सरफेस पर ही हम गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं। हाँ, तो हम यहां पे लिखेंगे ऑन द सरफेस। तो जब हम बात करेंगे ना ऑन द सरफेस, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि भाई जो गॉसियन सरफेस है ये ठीक इसके जस्ट ऊपर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑन द सरफेस की जब बात कर रहे हैं तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो इसकी रेडियस के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अभी निकाल के रखी हुई है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर ना। अभी आप ये समझो कि ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज कहां फैला हुआ है। तो जब हम ऑन द सरफेस की बात करते हैं, तो चार्ज सरफेस पे फैला हुआ है। तो इस बार आप ये समझिए कि नाउ, या कहूं मैं हियर, जो चार्ज है ये फैला हुआ है सरफेस पे। तो चार्ज फैला है सरफेस, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। देखो चार्ज सरफेस पर है और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम बात करते हैं भाई सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया, और एरिया को मैं क्या लिखता हूं 4 पाई R स्क्वायर। एक्चुअल में जो एरिया है ये एरिया किसका है, देखो चार्ज किसके एरिया पर फैला हुआ है, जो हमारा जो स्फीयर है उसके एरिया पे, ना कि गॉसियन सरफेस पे। तो मैंने इसको लिखा चार्ज फैला है ये कैपिटल R रेडियस पे। ठीक, चलिए, लेकिन इस बार हमने क्या माना है, R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हम यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन
4 पाई स्मॉल r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो Q के प्लेस पर हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? नाउ इसके बाद आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के प्लेस पर मैं लिखूंगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूं, अपॉन में है r स्क्वायर, तो यहां से आप देखेंगे कि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको समझना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और हमेशा याद रखो कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मैक्सिमम होती है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, मैक्सिमम। फिर जैसे ही सरफेस से आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होने लगेगी। ना अब इसके बाद अगर आप इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में क्या होता है कि अगर मान के चलो इनसाइड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां निकालनी है, तो अगर आप यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो इस बार जब हम इनसाइड की बात करते हैं, इनसाइड द स्फीयर, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो चार्ज है वो सारा का सारा बाहर है, तो इस बार जो क्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0। चलिए ये हो गया। अगर मैं यहां पे ग्राफ की बात करता हूं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो आप समझिए कभी भी मुझे ग्राफ बनाना हो तो देखो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिनिमम हो रही है, और कौन सा रूल फॉलो कर रही है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो इस तरह देखता हूं कि भाई ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गई डिस्टेंस। तो देखो जब तक हम रेडियस पर नहीं पहुंच जाते, जब तक गॉसियन सरफेस की रेडियस हमारी इस रेडियस के बराबर नहीं हो जाती, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। फिर जैसे ही हम इस सरफेस पे पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी मैक्सिमम हो गई, तो हमने इसको यहां पे दिखाया, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरह से नीचे होती चली जाएगी। ठीक, चलिए तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये रिलेशन हो गया, ये ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का फॉर स्फेरिकल सरफेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो भाई आज की इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस हो गई। इसके बाद जब हम PYQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं तो इसके प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस जो है लपेटे में हम ले लेंगे। यहां पर आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आगे तक बढ़ें, इन वीडियोस में डाली जो जा रही है मेहनत वो आगे तक पहुंच पाए, ये वीडियो कुछ 10-50 स्टूडेंट तक सिमट करके ना रह जाए, इन वीडियोस को आपकी साइड से जितना हो सकता है इनको शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से ये वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकती हैं, और इन वीडियो में डाली गई जो एनर्जी है वो किसी और के भी काम आएगी। हाँ, तो इन वीडियो को दबा के शेयर करो, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करो अभिषेक साहू सर फिजिक्स, आपको चैनल मिल जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।